ऐसे लोगों को भी घर दे रहे हैं जिसके पास बहुत कम पैसे हैं, जिनकी आमदनी कम है, जो 10,000 15,000 रुपये का मासिक कहीं किराया दे रहे हैं। बगैर झूठ का नेतागिरी चलने वाली नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा है, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा पॉलिटिक्स में, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है। किसान की बात इसलिए करता हूँ कि जब तक किसान समृद्ध नहीं होंगे तब तक हम समृद्ध नहीं हो सकते हैं। पूर्णिया पे सबका निगाह है, पूरे प्रदेश का और सेंट्रल का भी निगाह है। पूर्णिया काफ़ी अच्छा करने जा रहा है और एयरपोर्ट होने से हमारा शहर कम से कम 30 से 35% का ग्रोथ होगा हर से। तो हम लोग को नहीं जम रहा है मतलब पॉलिटिक्स जब आप में। उसको समझ गए तब समझ में नहीं आया। हाँ, समझ में नहीं आता हम लोग को। पॉलिटिक्स जो है हर कोई नहीं कर सकता और हमारी कोशिश भी रहती है कि हम लोग अफोर्डेबल बनाएं। आप जब शहर में जाएंगे वहाँ रेट पता करेंगे और हमारे यहाँ के रेट में अंतर आएगा। हमारे यहाँ सस्ती प्रॉपर्टी है आज भी। अभिवाद और नेता वाला भाषण दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं ऐसे व्यक्ति को भी हम घर दें जिनके पास एक्चुअल में पैसे नहीं और इनको एक्चुअल में नीड है घर की। हमारे साथ आज विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं संजीव मिश्रा जी, जो कि पनोरमा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आज हम बात करेंगे पनोरमा के लगातार बढ़ते मार्केटिंग, साथ ही साथ इस ग्रुप का डेवलपमेंट पर और लेटेस्ट ग्राहकों के लिए इन्होंने अभी तक क्या कुछ लाया है, क्या कुछ किया है, क्या सोच के रखा है, तमाम मुद्दों पर। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपसे जानना चाह रहे हैं पनोरमा ग्रुप ने अभी अपने ग्राहकों के लिए निकट दिनों में क्या कुछ सोच के रखा है और क्या सब किया है। देखिए, हमारी ग्रुप लगातार पिछले 10 साल से पूर्णिया में घर बना रही है, लोगों को आशियाना दे रही है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, डुप्लेक्स, फ्लैट, विलाज। और ये पहला ऐसी कंपनी है जो ऐसे छोटे से जगह में आकर के और इतना बड़ा दुस्साहस किया है कि एक टाउनशिप, जो लोगों की एक इच्छा होती है कि हम सोसाइटी के अंदर रहें और सारे फ़िल्टर्ड लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं और वहाँ का माहौल बहुत अच्छा होता है और जो तमाम सुविधाएं एक सोसाइटी में होना चाहिए, वो सोसाइटी पहला सोसाइटी पनोरमा ग्रुप ने पूर्णिया में दिया है और लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। आप किसी चीज़ को बनाना और उसको एक्सेप्ट करना, दोनों में फ़र्क है। हमने बनाया और पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे ग्रुप के लिए रहा है और हमारी कोशिश भी रहती है कि हम लोग अफोर्डेबल बनाएं। आप जब शहर में जाएंगे वहाँ रेट पता करेंगे और हमारे यहाँ के रेट में अंतर आएगा। हमारे यहाँ सस्ती प्रॉपर्टी है आज भी। उसका रीज़न क्या है कि हमने पहले लैंड ले लिया था, अब उस पर डेवलपमेंट कर रहा है। अभी नए बिल्डर आ रहे हैं, वो महंगा। ऑब्वियस है कि हमने 5 साल 6 साल 7 साल पहले जो लैंड लिया था वो काफ़ी सस्ती ज़मीनें थी, आज काफ़ी महंगी हो गई है और धीरे धीरे और महंगी होगी है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी जैसे कॉरपोरेट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो गया है। एयरपोर्ट आने से हमारा शहर काफ़ी तेज़ी से बूम करेगा। आने वाले जैसे चुनाव के समय का है तो इसमें एक्सपेंशन तो हो ही नहीं सकता, कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता है। लेकिन जैसे चुनाव ख़त्म होगा, नई सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद ऑब्वियस है कि पूर्णिया पे सबका निगाह है, पूरे प्रदेश का और सेंट्रल का भी निगाह है। पूर्णिया काफ़ी अच्छा करने जा रहा है और एयरपोर्ट होने से हमारा शहर कम से कम 30 से 35% का ग्रोथ होगा हर सेक्टर्स में, चाहे वो रिटेल्स की बात करें, चाहे इंफ्रा की बात करें, चाहे हॉस्पिटैलिटी की बात करें या जिसकी से चाहे सर्विस इंडस्ट्री की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मक्का का प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें, मखाना की बात करें, मछली उत्पादन की बात करें, तो इन सब चीज़ों में काफ़ी बड़ा अवसर है पूर्णिया में। कोसी सीमांचल और मिथिलांचल में सबसे बड़ा क्षेत्र पूर्णिया है और इस कमिश्नरी को आगे बढ़ाने में सेंट्रल स्टेट की बहुत बड़ी योगदान होने वाली है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पूर्णिया एक बिजनेस का, यदि मैं पूर्णिया पटना के बाद मैं देखूँ किसी शहर को तो एक बेगूसराय और पूर्णिया ही नज़र आता है। तो काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है बेगूसराय और पूर्णिया में, खास करके पूर्णिया चूँकि नॉर्थ ईस्ट का एक गेटवे भी माना जाता है, काफ़ी अच्छा है। तो पूर्णिया को आगे बढ़ने में हम सब की एक भूमिका होनी चाहिए कि हमारा पूर्णिया, चाहे आप जिस सेक्टर्स में काम करें, चाहे आप स्कूलिंग का है, चाहे आप इंफ्रा की बात करें, चाहे आप हेल्थ सेक्टर्स में काम कर रहे हैं या फूड ग्रेन्स का काम कर रहे हैं या आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो सभी लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में पूर्णिया को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें लोगों का कहना है कि यदि मैं सोसाइटी की बात करूँ पूर्णिया में तो पनोरमा का भी नाम आता है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, पब्लिक का स्टेटमेंट है। तो अच्छा लगता है सुन करके कि हम शहर को एक नया रूप दे रहे हैं इंफ्रा के क्षेत्र में और ऐसे लोगों को भी घर दे रहे हैं जिसके पास बहुत कम पैसे हैं, जिनकी आमदनी कम है, जो 10,000 15,000 रुपये का मासिक कहीं किराया दे रहे हैं। तो उसी इंस्टॉलमेंट में हम लोगों को घर मुहैया करा रहे हैं और हमारी कोशिश भी अभी नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, तो अफोर्डेबल हाउस बना रहे हैं और लोगों को, ऐसे लोगों को भी घर दे रहे हैं जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। ऐसे हमने सैकड़ों परिवार को बसाया है जिसके पास पैसे नहीं थे और उनको लोन से बैंक फिनांस करवा करके उनको घर दे दिया और जितना किराया वो दे रहे थे उतना ही वो इंस्टॉलमेंट में उनका अपना घर हो जाएगा। किराए का पैसा कभी वापस नहीं होता है, लेकिन जब आप बैंक से लोन लेते हैं
और उसका हर महीने आप इंस्टॉलमेंट देते हैं, तो एक ऐसा पीरियड आता है जिसके पास बाद लोन ख़त्म हो जाता है और उस टाइम में प्रॉपर्टी का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप तो इंस्टॉलमेंट में पैसा धीरे 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 लोन घट रहा है और प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है, तो एक कॉर्पस क्रिएट हो जाता है, एक अच्छी लोगों को एक अच्छी जमा पूंजी हो जाती है, एक लिक्विडिटी भी हो जाता है कि अभी इमरजेंसी में इसको हम लिक्विडेट कर ले और कोई बड़ा काम करना है तो कर सके। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट से बेटर अभी कोई अपॉर्चुनिटी पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट अभी रियल एस्टेट के अलावा अभी क्या सब दिन से रहा है। जो आपने 30,000 40,000 ज़मीन खरीदे, आप गांव में लें, शहर में लें, जहां भी लें, लेकिन शहर में ज़्यादा थोड़ा ग्रोथ होता है बनिस्बत कि हम गांव में इन्वेस्टमेंट करें। तो और ख़ास करके 3 टायर 4 टायर सिटी में तो अभी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, मेट्रोपॉलिटन में भी स्टक है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स और बड़े शहर में पैसा नहीं लगा रहे, वो पूर्णिया जैसे उभरते हुए शहर में पैसा लगा रहे ताकि मेरा ग्रोथ हो। आप एक बात को समझिए, कोई इन्वेस्टर जाके दिल्ली में कनॉट प्लेस में प्रॉपर्टी ले लेगा, उसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, उस हिसाब से ग्रोथ नहीं मिलेगा। लेकिन उसी पैसे को 3 टायर 4 टायर सिटी में यदि इन्वेस्टमेंट करता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। माइग्रेटेड लोग ज़्यादा हैं, बाहर से आके बसे हैं, तो बाहर से जब लोग आएंगे तो ऑब्वियस है कि वहाँ डेवलपमेंट होना तय है, क्योंकि उनको बहुत काम से मतलब रहता है, आपसी विवाद में नहीं पड़ते हैं। आप अभी भी किसी कॉलोनी में जाइएगा गाँव में, अभी भी आप जैसे चले जाइए मधुबनी में, कोई टोला है बहुत पुराना 40 साल 50 साल पुराना टोला है, तो वहाँ डेवलपमेंट नहीं दिखेगा आपको, वहाँ ग्रोथ नहीं दिखेगा, लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन यदि वहीं बगल में कोई नया कॉलोनी बना तो वहाँ आपको ग्रोथ दिखेगा, वहाँ कॉपी करता है एक दूसरे को, अच्छा वो उसका बेटा ऐसे किया तो हम भी ऐसे करें, हम वो गाड़ी लिया तो हम भी लें, वो घर बनाया तो हम भी बनाएं। तो उसमें लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं, एनर्जी ज़्यादा लगाते हैं, अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने टारगेट को ज़्यादा एम करते हैं, इसीलिए वहाँ का डेवलपमेंट होता है। जब बाहर से लोग आए हैं तो ऑब्वियस है, ऐसे भी अगर नई जगह पे कोई बसता है तो वो फाइनेंशियल ऑलरेडी मजबूत आदमी ही रहता है। हाँ मजबूत भी होता है। दूसरा क्या है ना कि आप जब किसी को देखते हैं बगल में कि वो कार लाया है, तो आप भी सोचते हैं नहीं हम भी मेहनत करें, हम भी कमाएं, हम भी कार लाएं। वो बच्चे को अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हम भी बच्चे को इसका, वो कॉपी पेस्ट होता है सोसाइटी में। सोसाइटी में अच्छे लोग आते हैं और फिल्टर्ड लोग आते हैं और एक दूसरे को देख करके इंस्पायर्ड होकर के आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और जीवन में उनको सफलता भी मिलती है। सर थोड़ा ये जानना चाह रहे हैं कि बहुत लोग भी जानना चाह रहे हैं कि आपने ये पनोरमा ग्रुप की शुरुआत जब की थी तो कितनी राशि से की थी और अभी आपका टर्नओवर कितना था? देखिए टर्नओवर तो मैं नहीं बता सकता ऐसे, ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, ऑब्वियस है काम बढ़ेगा तो टर्नओवर बढ़ेगा, लेकिन जितना मेरा लिक्विडिटी उस टाइम में था आज के डेट में नहीं है। क्यों नहीं है? तो काम बढ़ेगा तो ऑब्वियस है जो आपके पास लिक्विड कैश था वो ख़त्म हो गया, लेकिन व्यापार है, टर्नओवर है, बिजनेस हो रहा है, फ्लैट बिक रहा है, फिर उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि हमारा टर्नओवर कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है और बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगा। जब प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे तो टर्नओवर बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। पहले साल में हम जो टैक्स दिए थे अभी देख लीजिए कई करोड़ रुपए हम टैक्स दे रहे हैं। तो जब काम बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जाएगा, और टर्नओवर बढ़ेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो ये है। अभी कहाँ कहाँ सर प्रोजेक्ट आपका है? प्रोजेक्ट हमारा जैसे बेलोरी में भी कई प्रोजेक्ट चल रहा है, गुलाब बाग में है, अभी हमने सिपाही टोला में लॉन्च किया है प्रोजेक्ट को, ई होम्स है, पेनोरमा इनक्लेव है, पेनोरमा हाइट है, और गुलाब बाग में कई प्रॉपर्टी है। फिर हमारा रंगभूमि मैदान में रेजिडेंशियल कमर्शियल कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारा सिपाही टोला में पेनोरमा मंगलम करके प्रोजेक्ट है। तो और हमारे 4-5 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अररिया में, अभी बेगूसराय, दरभंगा और बिहटा पटना, ये हमारा 3 शहर में भी प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। यानी पूरा बिहार आप फोकस कर रहे हैं अभी? बिल्कुल, अभी हम लोग हर ज़िले में जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं उसको कवर कर रहे हैं। खास करके पहले मिथिलांचल को कवर कर ले हम, मिथिलांचल में कुछ सिटीज़ छूटा हुआ है, उसके बाद फिर हम लोग पटना की तरफ मूव करेंगे। तो ये आपका तो बिहार में काम करेंगे, हमको बिहार अच्छा लगता है अपने प्रदेश में, चूँकि हम तो दिल्ली में रह ही रहे थे और इंडिया से बाहर भी हमने काम किया, लेकिन जो अपनों के बीच में काम करने का है अभी क्या है। तो ऐसा तो होता ही है कि कोई कंपनी दिल्ली से, मुंबई से बिहार की ओर आती है, तो ऐसा भी तो हो कि कम से कम कोई कंपनी बिहार की पूर्णिया से शुरू हो। बिहार के लोग कहाँ नहीं है, बिहार के लोग तो पूरे विश्व में जहाँ ढूंढिएगा वहाँ मिल जाएगा, और हर सेक्टर्स में। ये कहना है, आप अमेरिका जाइएगा तो वहाँ का सांसद भी बिहारी मिलेगा आपको, हाँ, लेकिन वहाँ के जो चीफ हैं बैंक के वो बिहार के मिलेंगे आपको। हमारा ये कहना है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र से चलती हुई बिहार आती है, लेकिन एक पनोरमा है ऐसी कंपनी जिससे उम्मीद किया जा सकता है जो पूर्णिया से शुरू हुआ। नहीं, राजस्थान में हमारा प्रोजेक्ट है, आएगा आने वाले टाइम में हम राजस्थान में प्रोजेक्ट करेंगे, लेकिन पहले बिहार में जो हमारा क्षेत्र है उसमें हम लोग पहले अपना काम करें। और हमारी कोशिश ये है कि देखिए वो ऐसा कोई नहीं कि चुनावी वाद और नेता वाला भाषण दे रहे हैं, हम ये चाहते हैं ऐसे व्यक्ति को भी हम घर दें जिनके पास एक्चुअल में पैसे नहीं और इनको एक्चुअल में नीड है घर की। तो हम तो ऐसे भी लोगों को घर दिए हैं, मतलब समोसा बेचने वाले को, लिट्टी बेचने वाले को, फूल बेचने वाले को, टेंट वाले को, मतलब छोटे छोटे उद्यमी को,
सिपाही को, जो बैंक में क्लर्क है उनको, एलडीसी है, ऐसे लोगों को भी हमने घर दिया है और बिना अच्छा, पैसे के एक बात आपने कही कि ये कोई नेता वाला भाषण नहीं है। नहीं। क्या नेता का भाषण रियल में झूठ होता है? नेता लोग तो देखिए अपनी बात को तो रखते ही है ना, चाहे होगा नहीं होगा। एक तो प्रोस्पेक्ट जनरेट करते हैं, लोगों में एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते हैं कि हम आएंगे तो ऐसा कर देंगे, हम आएंगे तो वैसा कर देंगे। तो इसलिए मैंने पहले साफ कर दिया, कोई पॉलिटिकल बातें नहीं है, ये व्यापारिक बातें हैं। व्यापारिक बातें क्या होती है, जो करेंगे, जो बोलेंगे वो करेंगे। तो इसीलिए मैं पहले लेकिन वैसा नहीं होता है। नेतागिरी में नहीं हो सकता ना, प्रैक्टिकल नहीं बोलना होता, ही पड़ता है। बोलना ही पड़ेगा, वो प्रोफेशन है झूठ बोलने का। तो हाँ, एक ज़रूर है कि वो कोशिश करते हैं, लेकिन संयोग ऐसा नहीं बन पाता है, अलग विषय है, या उनका नहीं चलता है। लेकिन नेतागिरी में मतलब बगैर झूठ का नेतागिरी चलने वाली नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा है, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा पॉलिटिक्स में, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, मैंने देखा है चीज़ों को नज़दीक से। वो इसलिए हम उसमें विफल हो गए, हमें सफलता नहीं मिल रही पॉलिटिक्स में, ये कारण। आपको वहाँ महसूस हुआ कि नहीं, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, इसलिए सफलता नहीं मिली? सफलता हमको नहीं मिली। हमको नहीं लग रहा है कि हम पॉलिटिक्स में, हमको मतलब हमको समझ में नहीं आता है। हमें तो ये है कि अपना हम जिस सेक्टर में काम, जाने के बाद समझ में नहीं आया या फिर पहले से आपको थोड़ा पहले में बहुत अच्छा लगता है देखने में दूर से, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। तो हम लोगों को नहीं जम रहा है मतलब जब पॉलिटिक्स आप में। उसको समझ गए तब समझ में नहीं आया? हाँ, समझ में नहीं आता हम लोग को। पॉलिटिक्स जो है हर कोई नहीं कर सकता है। चलिए सर, कुछ और कहना चाहें पूर्णिया के लोगों को? हम पूर्णिया के लोगों को यही कहेंगे, और जो खास करके आपके दर्शक हैं, यूथ हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, हाँ, मैं आप लोगों से एक ही विनती करूंगा कि आप लोग किसी छोटे शहर को अंडरएस्टिमेट मत कीजिए। ये हमारा पूर्णिया का बहुत बड़ा पॉकेट साइज हो सकता है। आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, बिहार हैं, बिहार से बाहर हैं, और पूर्णिया कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के हैं, तो पूर्णिया आइए, व्यापार लगाइए। यहाँ बहुत अच्छा स्कोप आने वाला है, आने वाले समय में बहुत पूर्णिया हमारा राइज करेगा। कोसी सीमांचल और मिथिलांचल में एक डेवलपमेंट जो ड्यू था, जो बाकी था, वो डेवलपमेंट होना है। जब मैं पूर्णिया आया था तो 4 मंजिल का मैं मकान देखता था, आज हम 12 मंजिल, 14 मंजिल और 15 मंजिल की बिल्डिंग बना रहे हैं, और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब मैं 5 मंजिल का बिल्डिंग बना रहा था, 7 मंजिल का, लोग बोले थे नहीं बिकेगा आपका, और सबसे पहले हमारा वही बिल्डिंग बिका। आप चाहे रंग देखिए, लाइन बाज़ार में 7th फ्लोर 8th फ्लोर का बिल्डिंग हमने बनाया, ऐसे हाथों हाथ बिक गया। तो प्रॉपर्टी कब क्या कहाँ क्लिक कर जाएगा कहना मुश्किल है। और अभी तो ये है कि हमारा डिमांड हो गया कि सबसे टॉप फ्लोर पे हमको घर दीजिए। अभी 14 मंजिल का जो घर बना रहे हैं, सब टॉप फ्लोर पे मांग रहे हैं घर। तो डिमांड है, और हर सेक्टर्स में है, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इंफ्रा हो, स्टार्टअप हो, मैन्युफैक्चरिंग हो। और मैं बोलूँगा कि मछली आज भी हम आपके एक इन्फॉर्मेशन भी मैं दे रहा हूँ कि मछली हमारे यहाँ आज जो जितनी ज़रूरत है हम लोगों को, बंगाल से मछली आ रहा है। तो मछली का भी खेती, जो हमारा मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, सैंडी सॉइल है, कहीं दोमट है, कहीं सैंडी सॉइल है, तो वहाँ हर प्रकार का मछली का भी हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। तो जो आपके गांव और देहात से लोग बिलोंग कर रहे हैं, शहर से भी हैं, तो आसपास के एरिया में जहाँ आप ले सकते हैं ज़मीन लेकर के, मछली का उत्पादन जरूर कीजिए। इसका बहुत स्कोप आने वाले टाइम में। मखाना, मक्का तो देख ही रहे हैं आप, पूर्णिया अच्छा कर रहा है। मछली का भी बहुत लंबा स्कोप है। नींबू का खेती का बहुत स्कोप है। हल्दी है, अदरक है। नकदी फसल पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। जो किसान भाई सुन रहे हैं उनको भी मैं यही बोलूँगा कि खेती में आप कर रहे हैं धान, गेहूँ, चावल, ठीक है, जो कर रहे हैं, नकदी फसल का उत्पादन कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि एक दिन कम से कम 1 घंटे का किसान के लिए शो जरूर कीजिए, क्योंकि आप बहुत पुराने हैं। कोसी आलो के टीम को हम सबको धन्यवाद देते हैं कि आपने काफ़ी टाइम से क्षेत्र में बने हुए हैं। चाहे कुछ भी आपके साथ परेशानी आए, आप डटे हुए हैं। तो मैं आप सभी टीम को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि 10-15 साल से आप लोग, जहां तक मुझे पता है 10 साल तो मुझे ये बात आप सही कह रहे हैं सर। किसान जो हमारा बेस है, देखिए बेस है, लेकिन हम लोग, जहाँ तक मैंने महसूस किया, मैं पॉलिटिक्स में भी, या किसान की बात हाउस में नहीं होती है। और एक बात को समझिए, जिस क्षेत्र से हम बिलोंग कर रहे हैं ना, वहाँ किसान को एक अवेयरनेस हो, उनको R&D करे, उनके लिए कुछ सोचे, उनको खाद कंट्रोल रेट पे कैसे मिले, बीज कंट्रोल रेट पे कैसे मिले। बहुत दुर्भाग्य है हमारे यहाँ। मैं पॉलिटिक्स से हट के बात कर रहा हूँ। किसान 20 रुपये मक्का बेचते हैं और फिर वो 800 रुपये किलो खरीदते हैं। भाई आखिर उस मक्का में क्या लगा देता है, कि कौन सा हीरा जड़ देता है कि उस किसान को बेचारे को फिर 800 रुपये किलो खरीदना पड़ता है। 20 टका मक्का आप बेच रहे हैं, उसी मक्का को 800 रुपये किलो किसान खरीद रहे हैं। तो किसान बेचारा है आज के रेट में, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन किसान के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो। ये बात सही है कि अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं फैक्ट्री में तो उसका मूल्य निर्धारण आप करते हैं, लेकिन किसान अगर कोई चीज़ पैदा करता है तो उसका मूल्य निर्धारण वो खुद नहीं कर सकता। MSP की बात हुई, लेकिन MSP पे क्या है रिजल्ट, आप देखिए ना।
सब जो है बिजनेसमैन के हाथ में सारा कंट्रोल होता है और वो रेट खुद तय करते हैं। मतलब उत्पादन किसान कर रहे हैं, रेट का फैसला कोई और करते हैं। तो इसका कंट्रोल बोर्ड नहीं है। इसका कंट्रोल जैसे बैंक का आरबीआई कंट्रोलिंग करती है, रेगुलेटरी बोर्ड है, तो इस तरह से रेगुलेटरी बोर्ड हो और किसान के बारे में सोचे, वो खाना पूर्ति के लिए कागज़ पे कि हाँ ठीक है, रेट कंट्रोल के लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं। ऐसा प्रैक्टिकल है नहीं। किसान बहुत परेशान है। इस पे आप लोग को हफ्ते में एक, कम से कम आपसे मेरा आग्रह है संजय जी, आप बहुत पुराने अनुभवी हैं, 100 हफ्ता में किसी सैटरडे या संडे को एक टाइम फिक्स कीजिए और किसान भाई के लिए होना चाहिए। किसान कभी एक्सपर्ट को बुलाइए, कभी वो बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अभी हम लोग कई जगह जाते भी हैं, किसानों की बात को रखते भी हैं। एक साल से तो अभी खाद बीज की जो समस्या है लोगों खाद की, बीज की समस्या यदि मैंने वो आवाज़ उठाया तो हमारे यहाँ थोड़ा कम भी हुआ। जब मैंने हल्ला शुरू किया पॉलिटिक्स में, आप देखे होंगे हमारा सोशल मीडिया पे कई बार, आपके चैनल पे भी मेरा कवर हुआ था कि किसान की बात हमने की और किसान काफ़ी तेज़ी से हमारे से जुड़े और लोगों में एक एक्सपेक्टेशन हुआ। फिर हमने किसान सम्मान सम्मेलन भी किया, काफ़ी लोगों को उनमें हम लोगों ने सम्मानित किया। तो वो काफ़ी मतलब ये थे कि मेरे लिए कोई आवाज़ उठाए, मेरे लिए कोई बोले, हमारी पहुंच नहीं है, हम सीओ तक नहीं जा पाते हैं। हमारा जो लगान निर्धारण होता है, जब हम रेवेन्यू रसीद कटाने के लिए जाते हैं तो 500 रुपये का रसीद काट करके हमसे 2500 रुपये का डिमांड होता है। इसका कोई बोलने वाला नेता नहीं है। और विधायक मंत्री को जो कंसर्न पर्सन, उनको इंस्पेक्शन लेना चाहिए और जो क्षेत्र के विधायक हैं उनको एक समन्वय समिति बना करके, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के पदाधिकारी और किसान के बीच का जो दूरी है उसको फासला को ख़त्म करना चाहिए, ताकि उसको खाद और बीज एटलीस्ट। अच्छा सर, ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार के लोगों को क्या ये समझ में बातें नहीं आ रही हैं कि किसान, जब हमारा देश जब कृषि प्रधान है और किसान की जब तक तरक्की नहीं होगी, किसान का हालत। मैं तो, मेरा आप फेसबुक पेज निकाल के देख लीजिए, मैं हमेशा किसान की बात इसलिए करता हूं कि जब तक किसान समृद्ध नहीं होंगे तब तक हम समृद्ध नहीं हो सकते हैं। आप एक बात को समझिए, मक्का मखाना जब मार्केट में आता है तो हम लोग के पास पैसा आता है। हम किसान तो नहीं है, हम किसान हैं, खेती करते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से, लेकिन हम डायरेक्ट खेती तो नहीं कर रहे हैं। हमारा खेत है, हमने दे दिया किसी को, वो कर रहे हैं बटाई और हमको देते हैं, या तो पैसा देते हैं या अनाज देते हैं। लेकिन जब मक्का और मखाना मार्केट में बिकता है तो पैसा संजीव मिश्रा के पास आता है, पैसा हेल्थ में भी जाता है, पैसा गोल्ड में भी जाता है, पैसा कपड़े वाले के पास भी आता है, किराने वाले के पास भी आता है, सबके पास पैसा आता है, मार्केट में पैसा रोटेट होता है। तो जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा हम लोग आगे बढ़ने की कल्पना कर भी नहीं सकते। ये सरकार को भी समझने की, बिल्कुल समझने की जरूरत है। और कृषि प्रधान देश है हमारा, और खास करके हमारे, आप इंडिया तो छोड़ दीजिए, आप इंग्लैंड में देखिए 15 से 20% लोग किसानी पे डिपेंडेंसी है। 15 से 20% लोग वहाँ मतलब किसानी कर करके, आप अपने देश में बात कीजिए, आप जालंधर चले जाइए, आप पंजाब चले जाइए, वहाँ की स्थिति देखिए, किसान कितने समृद्ध है। लेकिन उनके लिए, किसान के लिए नेता बोलते हैं, करते हैं, उनकी आवाज़ को समझते हैं। वहाँ जो है खेती वो टेक्निकल तरीके से की जाती है। टेक्निकल, उसके लिए क्या होता है ना, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ना किसान को, R&D है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करें, कौन सा बीज यूज़ करें और कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, किस मिट्टी पे कौन सा फसल करना चाहिए। तो ये सब चीज़ उनको ट्रेनिंग मिलता है। किसान क्या है कि बेचारा, उनको पता है खेती नहीं होना, फिर भी जाके धान काट देंगे। तो अभी तो जागरूकता कम रहने के कारण लोग परंपरागत तरीके से ही खेती कर रहे हैं। ट्रेडिशनल खेती को बंद करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, मैं जैसे अभी नींबू लगाता हूँ, मैं भी किसान हूँ, मैं नींबू लगाया, ओल का खेती करता हूँ, मैं सुपारी का खेती करता हूँ। तो अभी जैसे मक्का से लोग अच्छा समृद्ध हो रहे हैं, मक्का खेती कीजिए। मड़ुआ बंद हो गया, मड़ुआ को करना चाहिए, कोनी को करना चाहिए, क्योंकि लोग फिर उसी चीज़ पे वापस आ रहे हैं। अभी डॉक्टर बोलते हैं कि मोटा अनाज खाइए, मोटा अनाज खाइए, है मल्टीग्रेन्स को खाइए। मल्टीग्रेन्स है क्या? अभी जो आशीर्वाद का मल्टीग्रेन्स इतना महंगा आटा बिकता है, मल्टीग्रेन्स है क्या? आप बाजार का मसाला खाते हैं, आप मसाला कूट करके खाइए, खरा मसाला का इस्तेमाल कीजिए, वो नुकसान भी नहीं होता हेल्थ के लिए। इन सब चीज़ों पे आप हफ्ता में 1 घंटे का, आधे घंटे का शो जरूर रखिए किसान भाइयों के लिए, और वो आप हाईलाइटेड चलाइए कि भाई फलाना दिन फलाना समय में किसान के लिए हम कार्यक्रम ला रहे हैं। एक एपिसोड चलाइएगा तो आपसे किसान भी कनेक्ट होंगे। यूथ के लिए भी कुछ कीजिए। नहीं सर, आपका सुझाव अच्छा है और हम लोग इस पर काम करते भी हैं और कोशिश करेंगे। ये नहीं कि रियल एस्टेट की बात है तो सिर्फ रियल एस्टेट की बात करेंगे, ऐसा नहीं है। हम किसान की भी बात करेंगे। हमारा समाज के जब सभी तबके के लोग जब आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक है कि हम भी आगे बढ़ेंगे। सिर्फ एक संजीव मिश्रा के आगे बढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। सभी समाज के तबके के लोग आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा विकास होगा। थैंक यू सर। संजीव मिश्रा जी, जो कि पैनोरमा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इन्होंने कंपनी से जुड़ी हुई बातें कही, लेकिन एक बड़ी बात इन्होंने कही कि किसानों की तरक्की बहुत ज़रूरी है। हम लोग जब तक परंपरागत तरीके से खेती करते रहेंगे तो हमारी जो तरक्की है उतनी नहीं हो पाएगी, लेकिन नए नए तकनीक के साथ जब खेती करेंगे और सरकार के लोग जब सपोर्ट करेंगे, किसान समृद्ध होगा, किसान मजबूत होगा, तो देश का हर एक तबका मजबूत होगा, पूरा देश स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। तो
तो लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा किसान को, मजदूर को, सबकी ओर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत होगी। लेकिन वहीं किसानों को भी खुद से जागरूक होने की ज़रूरत है। उन्हें भी चाहिए कि वो नई नई तकनीक के ज़रिए खेती करें, सरकार का जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, और साथ ही साथ वो इस चीज़ को देखें कि लेटेस्ट क्या क्या तकनीक मार्केट में उपलब्ध है, कैसे हम अपनी फसल को मजबूत कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, अपनी कमाई ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि किसानों की आय बढ़ेगी, मज़दूरों की आय बढ़ेगी, तो पूरे देश का भी आय बढ़ जाएगा। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।